हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटीएस क्लासेज में। तो आज मैं लेके आई हूँ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समसामयिक भारत एवं शिक्षा पेपर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमजीक्यूएपी के जो प्रश्न पूछे थे एमजीक्यूएपी के पेपर में वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। बट अदर यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो अगर उनका ये पेपर है तो वो अपने सिलेबस में ये देख सकते हैं। अगर ये टॉपिक है तो वो भी ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि शिक्षा में गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं? विद्यालयों के लिए कुछ गुणवत्ता मापदंडों का उल्लेख कीजिए। अगर एमजीक्यूएपी के पेपर की बात करूँ तो ये 2019 में पूछा है इस पेपर में। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि किसी भी शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता के मानकों से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। तो ये एमजीक्यूएपी का 2018 के पेपर में पूछा है। तो क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है क्या है तो आप आराम से आंसर लिख लेंगे। तो अब बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या शिक्षा में गुणवत्ता। जैसा कि इसका जो आंसर है उसके नाम में ही है कि शिक्षा में गुणवत्ता मतलब जो गुणवत्ता है वो किसके अंतर्गत किस में पाई जाए, शिक्षा में। तो वो शिक्षा की गुणवत्ता हो जाएगी, यानी जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो, तो वही होती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो इसको ज़रा आराम से समझते हैं। तो चलिए आप इसके अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे पहले मैं पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं साथ में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आधुनिक समाज की मांग है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, गुणवत्ता की मांग हर जगह होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आशय शिक्षा में गुणों का विकास करना है या गुणों का समावेश करना है जिससे छात्रों एवं शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति भली भांति हो सके। आगे लिखेंगे, हम शिक्षा में गुणवत्ता की बात जब करते हैं तो हम ऐसी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण मानेंगे जो छात्रों को उस शिक्षा का लाभ पहुंचाए। अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में प्रायः उसी शिक्षा का समावेश होता है जो शिक्षा शिक्षण अधिगम में छात्रों की रुचि एवं क्षमताओं को समझे एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाए। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी थी स्क्रीन पे मैंने सारी पढ़ दी, ताकि आपको अगर देखने में या समझने में शब्दों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो ना हो। बाकी अगर अब हम इसे समझते हैं तो जैसे मैंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या होती है। पहले तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देखिए आज के समय की मांग है, यानी आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे जो आधुनिक समाज है, आधुनिक सोसाइटी है, उसमें इस शिक्षा का बहुत मांग है। यानी ये शिक्षा काफ़ी ज़ोर शोर से इसका मतलब लोग इसको चाहते हैं कि जो शिक्षा हमें प्रदान की जाए वो कैसी हो, गुणवत्तापूर्ण हो। बात करें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब क्या है तो शिक्षा में गुणों का विकास करना है इसका तात्पर्य। यानी जो शिक्षा है उसमें ऐसे गुणों का समावेश हो जिससे क्या है कि छात्र और जो शिक्षा है उनके उद्देश्यों की उन्हें प्राप्ति हो सके। मतलब कि ऐसी शिक्षा जो कि छात्रों को आगे लाभ पहुंचाए, उनके फ्यूचर में लाभ पहुंचाए, उस शिक्षा से उनको लाभ हो, वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि उसका मतलब नॉर्मल उसकी आधुनिक जीवन में, उसकी नॉर्मल लाइफ में उसका कोई काम ही ना हो, तो वो शिक्षा हम नहीं कहेंगे कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अगर उस शिक्षा का लाभ उसे उसके जीवन में कहीं मिल ही नहीं रहा है तो ऐसे शिक्षा से क्या मतलब रह गया। तो वैसे शिक्षा जो कि उसको इन फ्यूचर उसके जीविकोपार्जन में उसे लाभ पहुँचाए तो वो हम कहेंगे कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में प्रायः उसी शिक्षा का समावेश होता है जो शिक्षा शिक्षण अधिगम में छात्रों की रुचि और छात्रों की क्षमता को समझे और समाज में वो रह सके, समाज में उनकी जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सके और उसको छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाए। मतलब उस शिक्षा जो है उनको आगे लाइफ में जीविकोपार्जन योग्य बना सके, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके जो समाज में अगर वो रह रहे हैं तो उनकी रुचियों को समझे, उनकी क्षमताओं को समझे। ये जो शिक्षा होती है उसे हम कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आसान शब्दों में आगे देखिए लिखेंगे, आसान शब्दों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा से है जो विद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्र के काम आए और जिससे हर छात्र का चौमुखी विकास हो। अगर आसान भाषा में समझें तो हम ऐसे शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहेंगे जो कि विद्यालय में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके
वो शिक्षा उस छात्र के काम आ सके और उस शिक्षा से छात्र का चौमुखी मतलब हर क्षेत्र में विकास हो सके। तो बहुत आसान है, मतलब ऐसी शिक्षा जिससे कि बच्चा उस शिक्षा का प्रयोग अपनी ज़िंदगी में कर सके, हर तरफ उस शिक्षा की मदद से वो अपना विकास कर सके, जीविकोपार्जन कर सके। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा को हम कहेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब आगे हमारा है कि शैक्षिक संस्था या विद्यालय के गुणवत्ता के मानक या मापदंड क्या हैं। तो क्या है विद्यालय की गुणवत्ता के मानदंड, तो लिखेंगे विद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों की शिक्षा में गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए कुछ मापदंडों या मानकों का होना बेहद ज़रूरी होता है। यानी जो शैक्षिक संस्था है उनकी शिक्षा में जो है गुणवत्ता बनी रहे, जो क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता नहीं होगी तो वो शिक्षा का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जो शैक्षिक संस्था या विद्यालय हैं उनकी शिक्षा में गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए उन्हें कुछ मापदंड मतलब इसके लिए कुछ मापदंडों का होना जो है बहुत जो आवश्यक होता है। तो आगे हम वही लिखेंगे कि विद्यालय या शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता के मापदंड या मानक इस प्रकार हैं। क्या क्या हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। पहला है आकलन। तो आकलन किसी भी शिक्षा संस्था के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में काफ़ी मदद करता है। जब हम शिक्षा व्यवस्था का निरंतर आकलन करते रहते हैं तो इसके अंतर्गत हम आने वाली समस्याओं को सुधारने तथा उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिलती है। अतः स्पष्ट है कि आकलन एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता मापदंड है। तो शिक्षा में गुणवत्ता है कि नहीं, जो शिक्षा प्राप्त हो रही है बच्चों को वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, तो इसके लिए क्या मानक मापदंड होंगे। तो पहला हमने कहा आकलन। तो यानी जब हम आकलन करते रहते हैं, जैसे कोई भी शिक्षा संस्था है उसकी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए आकलन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जब हम आकलन करते रहते हैं शिक्षा व्यवस्था का, तो आकलन जब करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे समस्या आ रही है। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको भी हमें मतलब आकलन के मदद से हम उन समस्याओं को जो है समझ सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी हमें मदद मिलती है। तो आकलन क्या है, एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता मापदंड है। दूसरा हमारा है स्वायत्तता। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे स्कूलों में सुधार हेतु गुणवत्ता सुधार आवश्यक है। इसका तात्पर्य विद्यालयों को संसाधनों के प्रयोग हेतु स्वायत्तता देने से है ताकि वे अपने विद्यालय को प्रतिद्वंदितापूर्ण तरीके से सुधार सकें। स्वायत्तता की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या शिक्षा व्यवस्था को बदलने हेतु बढ़ती हुई स्वायत्तता के साथ साथ उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाह में भी वृद्धि हो रही है। यदि है तो इस दिशा में स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। इसको समझने के लिए पहले आपको स्वायत्तता का मतलब समझना पड़ेगा। तो स्वायत्तता का मतलब देखिए क्या होता है कि खुद के ऊपर फैसला लेने का अधिकार होना। यानी जैसे अगर विद्यालय के रिस्पेक्ट में बात करें तो विद्यालय के अंतर्गत जो भी संसाधन प्रयोग होते हैं, मतलब शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो संसाधन प्रयोग होते हैं, तो विद्यालय को उस संसाधनों का प्रयोग करना है कि नहीं, कैसे करना है, कितना करना है, इसका अधिकार उन्हें खुद होना चाहिए। मतलब उस पर फैसला लेने का अधिकार उन्हें खुद मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वो विद्यालय को बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, हर तरीके से सुधार सकते हैं। जहाँ पे कमी है, कहाँ पे खामियां मतलब कहाँ पे और बेहतर किया जा सकता है, इस सब चीज़ों को वो ध्यान में रखकर सुधार कर पाएंगे। अब स्वायत्तता देने से मतलब ये नहीं है कि बस दे दिया तो दे दिया। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अगर ये शक्ति उन्हें दे रहे हैं, विद्यालय को स्वायत्तता की शक्ति अगर प्रदान कर रहे हैं कि संसाधन का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, विद्यालय को ही ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप खुद के संसाधनों के प्रयोग पे खुद निर्णय ले सकते हैं। तो स्वायत्तता की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि अगर हम स्वायत्तता की शक्ति अगर उन्हें दे रहे हैं तो उसका निर्वाह किस तरह हो, उसका निर्वाह उत्तरदायित्व तरीके से हो रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि लापरवाही हो रही है, ये सब देखना पड़ता है। तो वही है यहाँ की स्वायत्तता की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या शिक्षा व्यवस्था को बदलने हेतु बढ़ती हुई स्वायत्तता के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाह में भी वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हमें वाकई में ये रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, ऐसा अधिकार विद्यालय को देने से वाकई में जो है उसका निर्वाह बहुत अच्छे से हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था उससे बेहतर हो रही है, तो हमें वाकई में स्वायत्तता प्रदान की जानी करनी चाहिए। अगला हमारा है नेतृत्व।
इसमें लिखेंगे किसी भी विद्यालय या शैक्षिक संस्था के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा उपयोगी है या नहीं, यह जानना या उसका निरीक्षण करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि गुणवत्ता शिक्षा के द्वारा ही छात्रों में उचित कौशलों का विकास होता है। अतः बेहद जरूरी है कि समय समय पर किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा इसका नेतृत्व किया जाए कि विद्यालय के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा कारगर हो। यानी नेतृत्व भी एक अच्छा मापदंड या मानक होगा शिक्षा में गुणवत्ता के लिए, क्योंकि हर विद्यालय देखिए अपनी तरफ से शिक्षा तो देता ही है, लेकिन जो शैक्षिक संस्था है उसमें दी जाने वाली जो शिक्षा है वो कैसी है ये जानना या उसका निरीक्षण करना तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना निरीक्षण के तो हम समझ नहीं पाएंगे ना कि विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। क्योंकि देखिए व्यवस्थापूर्ण शिक्षा होगी तभी बच्चों का जो कौशल है वो अच्छा होगा, बच्चे हर क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें जो भी है किसी मतलब ये जो विद्यालय या शैक्षिक संस्था मतलब जो भी है इसके अंतर्गत जो शिक्षा दी जा रही है इसका हमें समय समय पर निरीक्षण करवाना चाहिए। और इसके लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, किसी विशिष्ट व्यक्ति की जो कि इसका नेतृत्व करे समय समय पर। विशिष्ट व्यक्ति द्वारा मतलब इसका जो है नेतृत्व किया जाए कि विद्यालय के अंदर जो भी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया जो चल रही है वो कैसी चल रही है, सुचारू रूप से कारगर है कि नहीं, सब कुछ हमें देखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो कि निरीक्षण करे और बताए कि वाकई में जो शिक्षा स्कूलों में या विद्यालयों में या शैक्षिक संस्थाओं में दी जा रही है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं, या किस तरह से हमें शिक्षा दे कि वो शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा कारगर साबित हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिजल्ट अच्छा मिले। चौथा हमारा है कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली कार्य विधियाँ। इसमें लिखेंगे यह भी विद्यालय या शैक्षिक संस्था के गुणवत्ता मापदंडों में से एक है, क्योंकि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार यही होता है कि उस शिक्षा से छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। और हम ये जानते हैं कि प्रत्येक छात्र एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि कोई भी कार्यविधि हर छात्र को समझ में आ जाए। इसलिए विद्यार्थियों के अनुकूल कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए, तभी विद्यालय के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा गुणवत्ता शिक्षा का स्वरूप ले सकेगी। यानी देखिए हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर बच्चा अपने आप में अनोखा है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है। यानी किसी बच्चे को ज़रा सा समझाने पे वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन किसी बच्चे को हमें बहुत डीपली जाके समझाना पड़ता है। तो हर बच्चा अपने आप में अलग है, तो हमें जो है अलग अलग विधियाँ अपनानी पड़ती है ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। क्योंकि प्रत्येक छात्र अलग है तो अलग अलग तरीके से समझेगा, तो कोई भी कार्यविधि हर एक छात्र पे तो कारगर नहीं होगी। तो इसलिए हमें जो विद्यार्थी हैं उनके अनुकूल हमें कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए। मतलब कक्षा कक्ष में हमें बच्चों के हिसाब से कार्यविधि अपनानी चाहिए, क्योंकि तभी हर बच्चे की जो शिक्षा है वो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो कक्षा कक्ष में प्रत्येक बच्चे के हिसाब से जो भी कार्यविधियाँ अपनाई जाती हैं, तो इसकी मतलब हमें ये अलग अलग कार्यविधि जब हम अपनाते हैं तो इससे भी शिक्षा में गुणवत्ता आती है। तो ये भी एक मतलब कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो है मापदंड है। पांचवा हमारा है अध्यापक या शिक्षक पर ध्यान। तो हम सभी जानते हैं कि अच्छा शिक्षक विद्यालय या किसी शैक्षिक संस्था के अंतर्गत होना कितना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही अपने अधिगम प्रक्रिया में अनेक मूल्यों को शामिल करता है जिससे छात्रों के अधिगम परिणामों को प्रभावी बनाया जा सके। अर्थात एक अच्छा शिक्षक ही विद्यालय या शैक्षिक संस्था के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बना सकता है। अतः स्पष्ट है कि अध्यापक पर ध्यान देना भी विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था के गुणवत्ता मापदंडों में से एक है। इसको इस तरह समझिए कि एक शिक्षक है जिसका कि मतलब तरीका अच्छा नहीं है पढ़ाने का, या चीज़ों को समझाने का अच्छा तरीका नहीं है। तो एक शिक्षक वो है, और एक शिक्षक ऐसा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से हर बच्चे को समझा पा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि कौन सा शिक्षक ज़्यादा अच्छे तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे पाएगा, तो वो जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, हर बच्चे को अच्छे से समझा पा रहा है। तो एक जो दूसरा अध्यापक है जो केवल रटे जा रहा है, किताब की भाषा पढ़े जा रहा है, वो समझा कुछ नहीं पा रहा है, तो वो शिक्षक होना ना होना इक्वल ही हो गया। तो एक अच्छा शिक्षक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे कोई भी विद्यालय हो या शैक्षिक संस्था हो। अगर उसमें उस विद्यालय या शैक्षिक संस्था की अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो उसके लिए एक अच्छा शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक उचित मापदंड में से या उचित मानकों में से हम कह सकते हैं कि है। छठा हमारा है संस्कृति पर ध्यान।
तो इसमें लिखेंगे संस्कृति पर ध्यान भी किसी विद्यालय या शैक्षिक संस्था के गुणवत्ता मापदंडों में से एक है। हम सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर हमारी संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम यूँ कहें तो संस्कृति शिक्षा की गुणवत्ता का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसको उदाहरण स्वरूप मातृभाषा के परिप्रेक्ष्य में समझे तो ऐसा पाया गया है कि छात्र मातृभाषा में चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, और जहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता वहाँ पर बच्चों को समझने में कठिनाई आती है। अर्थात मातृभाषा का सीधा प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। इसलिए सबसे पहले उन्हें अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके पश्चात ही राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान कराया जाना चाहिए। यानी अगर हम संस्कृति पर ध्यान की बात है तो संस्कृति पर ध्यान भी एक अच्छा गुणवत्ता मापदंड है शिक्षा के क्षेत्र की बात मतलब क्षेत्र में। तो अगर हम बात करें कि शिक्षा की गुणवत्ता की, तो देखिए हर विद्यालय हर शैक्षिक संस्थान ये चाहता है कि वो जो शिक्षा दे रहा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे। लेकिन हम कहें कि संस्कृति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और संस्कृति को हम एज रिस्पेक्ट अगर भाषा के समझें तो आप ऐसा समझिए कि अगर हमें एक टॉपिक जो है एक ही क्लास है, अलग अलग टीचर मतलब एक ही टीचर रख लेते हैं, वही टीचर पहले इंग्लिश में उसको समझा रहा है। मातृभाषा मान लीजिए कि वहाँ की जो लोकल भाषा वो हिंदी है, इंग्लिश में वो चीज़ समझा रहा है, बच्चों को उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। अगर वही चीज़ वो पहले हिंदी में समझा दे बच्चों को, उसके बाद इंग्लिश में समझाए, तो बच्चे बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। तो शिक्षा में गुणवत्ता के लिए ये भी ज़रूरी है कि मातृभाषा के प्रयोग में पहले मातृभाषा का प्रयोग में शिक्षा दें, उसके पश्चात हम राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान कराएं। तो इसका सीधा प्रभाव हमारी शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। तो ये भी उचित मापदंडों या मानकों में से हम कह सकते हैं कि संस्कृति का ध्यान भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है शिक्षा की गुणवत्ता में। लास्ट में हम यही लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि ये सभी किसी विद्यालय या शैक्षिक संस्थाओं के मापदंडों या मानकों का उल्लेख करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है सरल भाषा में लिखने की, सरल भाषा समझाने की। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें आपके लिए वीडियो कैसी रही, हेल्पफुल रही या नहीं रही, और आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं। और अगर दोस्त हैं आपके तो उनके साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।